मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का ग्रेविटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा ग्रेविटेशन का जो टॉपिक रहेगा, इसको 2 क्लासेस में ख़त्म करने वाले हैं। पूरे चैप्टर को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है कि हम लोगों ने 2 क्लासेस में ख़त्म कर देने हैं और एक क्लास और चलेगा जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शंस के बारे में बात किया जाएगा और जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की जाएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैप्टर को थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि हम लोगों को कम से कम समय देना पड़े चैप्टर में और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमारा निकल के आए। ठीक है। और मैंने इस पूरे पीपीटी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपको थ्योरी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस में मैंने न्यूमेरिकल भी मेंशन किए हैं जो कि मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी मेंशन किया है और आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो देखते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, विच इज ग्रेविटेशन। तो बच्चा, ग्रेविटेशंस क्या है? हम लोग पता है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ये जो फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा होता है उस फोर्स को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, या चाहे आप सेलेस्टियल बॉडीज में ले लो, मैंने यहाँ पे एक फिगर मेंशन किया हुआ है। चाहे सेलेस्टियल बॉडीज में आप सन के चारों ओर घूम रहे जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे आपके मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के सभी एक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे और आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं जिनका अपना कुछ मास है, वो भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं और वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के डेफिनेशन में हम यहाँ मेंशन किए हुए हैं आपको कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मास बॉडी ऑफ द यूनिवर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या है? तो ये है आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो, और क्या हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स के कैटेगरीज में आता है। ये सबसे आपका क्या है? वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, और एक छोटी सी बात आप लोगों को जानना है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ना, जब दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और हम किसी भी एक थर्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके या किसी भी प्लेसेस पे हम लाके प्लेस करते हैं, तो कभी भी उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहे फोर्सेस पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। इसका अपना एक अलग ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, इसका इन दोनों के बीच अपना एक अलग ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, इन दोनों के बीच अपना एक अलग ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ठीक है। हम आगे चल के देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिर हम उन फैक्टर के बेसिस पे ये एनालिसिस करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि अगर थर्ड फैक्टर आता है या थर्ड कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उनके ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्यों इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए हम इतना समझते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो थर्ड ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस से उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहे ग्रेविटेशनल फोर्स पे किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। कोई भी दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उनके बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स है। ठीक। अब हम लोगों को न्यूटन साहब के द्वारा 1687 में एक बुक ऑफ प्रिंसिपिया पब्लिश किया जाता है। 1687 में, है ना, नाम होता है बुक का बुक ऑफ प्रिंसिपिया। और उस बुक में हम लोगों को ये बात बताई जाती है कि एक लॉ को पब्लिश किया जाता है जिसको कहा गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी मास इन द यूनिवर्स, ठीक है, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास, हर एक दूसरे मास बॉडी को अट्रैक्ट करता है विथ अ फोर्स, एक फोर्स के द्वारा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हम इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। हम क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आसान तरीके से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, सीधा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ये, हम इसको लिख देते हैं आपको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द टू मास बॉडीज लिखते हैं, बिटवीन द टू मास बॉडी is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. I keep the things very simple. हम कोशिश किए कि इसको आसान रखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। मैंने दो अलग अलग तरीके से डेफिनेशन बताने की कोशिश की है। आई होप जो भी आपको पसंद हो, जिस तरीके का पसंद हो, आप उसको कैरी करके आगे बढ़ सकते हो। दोनों में सेम चीज़ है, कोर पॉइंट यही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कह सकते हो या डिस्टेंस के स्क्वायर के, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जिस थ्योरी को हमने लिखा, जिस लॉ को हमने लिखा, उसको हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस देते हैं कि F इज इक्वल टू, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं ऑलरेडी। देखो यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक दूसरा बॉडी है जो मास m2 है। ये दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स m1 जो है एक फोर्स एग्जर्ट लगा कर रहा है m2 पे F1 फोर्स, और m2 जो है एक फोर्स एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहा है m1 पे F2 फोर्स, ठीक है। चलिए, तो ये जो फोर्स है आपका, चूंकि F1 विच इज इक्वल टू F2, दोनों बराबर फोर्स करेगा। न्यूटन्स के इसी लॉ को हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं कि न्यूटन्स का एक थर्ड लॉ आता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये सही है तो दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करना कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक एक्शन का एक ना एक बराबर इक्विवेलेंट रिएक्शंस होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू, और दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और पहला ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। इतनी सी बात है। अब जब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा तो वही बोला गया कि F1 फोर्स विच इज इक्वल टू F2 फोर्स, और ये जो हमारा होता है ये आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल G M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये सवाल है कि ये निकल के कहाँ से आया, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जिस थ्योरी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताया गया आपको, उसमें यही कहा गया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and force is inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। when we combine equation 1 and 2, combine equation 1 and 2, तो हमको निकल के आता है F is directly proportional to M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जैसे ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है बच्चा, आपको एक कांस्टेंट टर्म दिया जाता है, तो वी कीप द कांस्टेंट टर्म विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू अस,
तो हम जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं और जो लगाते हैं वो जी होता है ना। जी से ग्रेविटेशनल होता है, इसीलिए एक जी का आप समझ लो अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो है ना जी प्लेस्ड कर दिए, क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो कैपिटल जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r² हो गया हमारा। ये कहाँ से आया आपको फॉर्मूला समझ में आ गया? मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हुआ था ऑलरेडी, और ये फॉर्मूला हम लोगों ने लेके आ गया। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। जो ये g है, g क्या है? तो g है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, जी आपका क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कोई ना कोई वैल्यू होगा, विच इज कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होता है कैपिटल जी का वैल्यू। अब ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आप देखे हो, ये यूनिट है कैपिटल जी का। वो कहाँ से आया उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारा निकल के आया। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, जैसे कि एफ इंटू r² हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 हो जाएगा, और जी का जी इधर रह गया। अब देखो फोर्स का हमारा क्या होता है? न्यूटन, और आर का हमारा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी इंटू के जी। तो आपका निकल के आ जा रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कहाँ से इसका यूनिट निकल के आया वो हम जान लिए, हमें ये पता चल गया जी का वैल्यू क्या होता है। हम लोगों ने ओवरऑल ये देखने की कोशिश की कि ये चीज़ें कहाँ से निकल के आती है। हम लोगों ने ये डिस्कस करने की कोशिश की, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे पे फोर्स लगाता है तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है, और हमको पता है कि न्यूटन का तीसरा नियम भी हमारा लगता है। तो टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे एक्सर्ट द फोर्स विल बी इक्विवेलेंट, बराबर बराबर फोर्स रहेगा। दोनों ऑब्जेक्ट बराबर बराबर फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट करने की कोशिश करेंगे, थर्ड लॉ। और दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने के बेसिस पे ही निकालें। हम बता चुके हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट विच हैव द मासेस exert a force between the objects is called gravitational force। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इसको न्यूटन साहब ने दिया 1687 में बुक ऑफ प्रिंसिपिया में, एंड हम लोगों को लगभग थ्योरी ऑलमोस्ट डन है। हमारे कुछ सवाल हैं यहाँ पे कि हम इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं। वेरी सिंपल, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ सकते हैं कि इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है सभी लोगों के द्वारा। और दूसरी बात, यूनिवर्सल लॉ कहने के पीछे जो मेन कॉज है, मेन रीजन है, इट इज अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल इन, इट इज अप्लीकेबल in every object of the universe. It is applicable in every object of the universe. Each celestial bodies have gravitational force which have the mass. हमारे अर्थ में every objects which have the mass attract each other because of the object have the very smaller mass. That's why you can't see that. And the second thing is that कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, सारे ऑब्जेक्ट जब फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो द नेट फोर्स बिकम द जीरो। तो एफ नेट जो होता है हमारा, द नेट फोर्स बिकम्स जीरो। और जो नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाता है फॉर दैट रीज़न कि मेरा जो है डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं, और कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ नहीं हो पाता है। चलिए, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं।
हम इन चीज़ों को थोड़ा हटाते हैं। अगर आपको इन चीज़ों को नोट डाउन करना है तो आप सिंपली वीडियोस को थोड़ा पॉज करोगे, नोट डाउन करोगे अपने कॉपी में। यू कांट गेट द नोट्स फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप सही मायने में और सही तरीके से पढ़ना चाहते हो तो अपने हाथों से नोट्स बनाओ, विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, है ना। और दूसरी बात ये लगता है कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो और अपने हाथों से नोट्स बना रहे हो, मेरा जो सबसे सिंपल एंड शॉर्ट टेक्निक रहा है चीज़ों को याद करने का, हाईलाइटिंग करने का। हाईलाइटिंग इन द कोर थिंग्स ऑफ दैट, हर एक चीज़ों को नहीं, उसके कोर चीज़ों को। जब हम उनके कोर चीज़ों को हाईलाइटेड करते हैं, उसके बाद उनको हम अपने दिमाग में शटल डाउन करते हैं। शटल डाउन इन माई ओन लैंग्वेज, जिस भाषा का आप प्रयोग करते हो अपने गांव ग्राम में, या जिस भाषा में आप बहुत अच्छे कंफर्टेबल हो, उन भाषा का प्रयोग करो, उसको सेटल डाउन करो दिमाग में। और चूंकि जब भी आपको उस तरीके का चीज़ों का कॉल आए तो आपको फटाक से वही चीज़ आए जिसको आप अपने दिमाग में सेटल किए। जैसे कि अगर आप हमसे पूछो कि यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला आएगा कि प्रोडक्ट का मासेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर सेपरेशंस, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशंस। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आएगा। अब इसके पेरिफेरल में हम डेफिनेशंस को, चीज़ों को एड ऑन करके बना सकते हैं। तो यही चीज़ आपको भी करना है। तो मेरा यही मानना है कि आप जो है खुद से बाय हैंड अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर नहीं होता है तो आप पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, देन फिर वो आप आगे बढ़ें। अब मैं आपको आता हूँ कि मास डबल क्यों होता है। देखिए मास डबल, जैसे m1 विच इज़ कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर m2 हमारा डबल हो जाता है 2m2, ठीक है, एंड द सेपरेशन भी आप क्या है कांस्टेंट मानते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट फोर्स होगा, F डैश मान लिया हमने उसको, कैपिटल G, मास के, चूंकि m1 हमारा कांस्टेंट है तो m1, और जो हमारा मास है वो हमारा हो जाएगा 2m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा है F डैश इज इक्वल टू 2 बाहर निकल जाएगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। F डैश इज इक्वल टू, अब जो ये वैल्यू है आप देखोगे इक्वेशन 1 का वैल्यू मैच कर जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2F। तो F डैश इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है, 2F आ जाता है। वेरी सिंपल बच्चा, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इन केस ऐसा हो कि हमारे दोनों मास जो है ना वो डबल हो जाए, जैसे m1 इज इक्वल टू 2m1 और m2 इज इक्वल टू 2m2, ठीक है, और उसकी जो सेपरेशन है ना वो कांस्टेंट रहे, तो क्या चेंजेस आएगा मेरे फोर्स में। फोर्स में देखना F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो हमारा न्यू फोर्स होगा F डैश, कैपिटल G m1 के जगह पे हमारा 2m1, m2 के जगह पे हमारा 2m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखोगे 2 जब 4 हो जाता है तो 4 को हम बाहर निकाल देते हैं, कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे F डैश, इसके बाद 4 को 4, ये देखो आप सब्स्टिट्यूट करोगे F का वैल्यू आ जाता है, F डैश इज इक्वल टू 4F। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर हम सिंगल मास को डबल करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स है वो प्रीवियस फोर्स का डबल होता है, और जो हमारा जब हम दोनों मासेस को डबल करते हैं तो हमारा प्रीवियस फोर्स का 4 गुना फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे को लगा कि जब आपको थ्योरी बताया ही जा रहा है, इसके साथ साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपसे डिस्कस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगर सेपरेशंस को हाफ कर देते हो या डबल कर देते हो तो क्या होता है। चलो मान लिया मैंने कि मास जो है हमारा, द मास बॉडी इज कांस्टेंट m1 एंड m2 इज कांस्टेंट। चलिए, और जो सेपरेशन है, सेपरेशन को आपने 2r कर दिया। सेपरेशन को जैसे ही आपने 2r किया तो आपका जो पहला है F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं, ये जो न्यू F डैश आ जाएगा हमारा, कैपिटल G
m1 तो हमारा कांस्टेंट है, m2 भी हमारा कांस्टेंट है, और जो सेपरेशन है वो 2r हो चुका है, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास जो एफ डैश आ जाएगा g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 4r²। जैसे ही हम इसको 4 को बाहर करते हैं, एफ डैश 1/4 कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r², हमारे पास क्या आ गया? तो हमारे पास बच्चा, हमारे पास दूसरा फोर्स आ गया। क्या आ गया? तो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एफ। ओल्ड फोर्स का कितना हो जाता है? 1/4 पार्ट हो जाता है हमारा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आता है। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा और एलोंगेशंस करते हैं। क्या है? अगर हम मास को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे m1 एम m2 विच इज कांस्टेंट, ठीक है, विच इज कांस्टेंट, m1 एंड m2 विच इज कांस्टेंट हम, लेकिन जब सेपरेशन की बात करते हैं, सेपरेशन विच इज हाफ, तो फिर से वैल्यू f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²। जब हम इसके एफ डैश कर देते हैं कैपिटल G m1 इंटू m2 और इसके सेपरेशंस को हाफ कर देते हैं r/2², तो वैल्यू क्या होता है बच्चा? कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू 4G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r², तो आप पाओगे एफ डैश इक्वल टू 4f। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक समझने में मैंने 4 क्वेश्चंस बताए आपको। आपको पता चला 2 क्वेश्चंस में मैंने 4 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। अगर इस तरह से पूछा जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। वैल्यू पुटिंग ही है, सिर्फ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ आपको वैल्यू पुटिंग करना है। वैल्यू पुटिंग के साथ आपको आउटपुट आपका निकल के आ जाएगा। और आप सभी तो स्मार्ट बच्चे हो, आपको तो पता ही होगा क्या क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर कुछ फिनोमिना को मेंशन करना है, या इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस कह सकते हैं इसको, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है, और उसी को कहा गया यहाँ पे अलग तरीके से सवाल पूछ के कि सम फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है। तो देखो पहला बात कि वी आर बाइंड, है ना, वी आर बाइंड विद द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वी binds with the earth by the phenomena of universal law of gravitation। दूसरा क्या है कि मून revolves around the earth by the same law। तीसरा हमारा पॉइंट आता है बच्चा कि planets revolve around the sun। And the fourth point is that the tides which occur, appear due to universal law of gravitation। मेरा कहने का मतलब है कि जो टाइड्स अपीयर हो रहा है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के नियम के तहत हो रहा है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स फंक्शन कर रही है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइड अपीयर हो रहा है। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। मैंने 1 बाय 1 सभी पोर्शंस को क्लियर करने की कोशिश की है कि अर्थ जो है वो, हम लोग जो हैं अर्थ के साथ चिपके हुए हैं, वो डिपेंड बिकॉज ऑफ दैट दिस फिनोमिना। And the moon revolves around the earth because of this phenomena. Planets revolve around the sun because of this phenomena. Tides appear due to the universal law of gravitation।
अब मेरे को लगता है कि यहाँ तक आप पहुँचे हो तो यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, तभी आप आए हो। अब देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि कंडीशन, वो ऐसा कौन सा कंडीशन है जब हमारा फोर्स एंड ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो सेम हो जाता है। तो बच्चा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मास जब हम 1 kg कर देते हैं, मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स जब 1 kg हो जाएगा एंड देयर सेपरेशन इज 1 मीटर, तब आपका देखना F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब हम वैल्यू पुटिंग करते हैं तो G 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है बच्चा, तो F इज इक्वल टू G आ जाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, तो चीज़ें मेंशन कर दी मैंने। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स को भी मैंने मेंशन करने की कोशिश की है। कहा गया कि दो बॉडी जिसके मास 3 kg एंड 12 kg, इस पे आपको ध्यान देने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आप इसको बढ़िया से समझते हो तो आपके न्यूमेरिकल्स के पार्ट ना इससे रिगार्डिंग आपके सारे फिनिश हो जाने वाले हैं। तो कहा गया कि दो मासेस है, टू बॉडीज़ है जिसके मासेस 3 kg के हैं। जैसे मान लिया कि एक बॉडी ये है जिसको हम कह दें कि ये m1 है और इसका मास जो है वो 3 kg का। एक दूसरा बॉडी है जिसको मैंने यहाँ पे रख दिया जिसका मास m2 है, विच इज़ 12 kg, है ना। और इनके बीच का जो सेपरेशंस है, इनके सेपरेशंस को भी मैंने कह दिया कि इनके सेपरेशन कितना है, तो 12 मीटर का। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। चलो, एक थर्ड बॉडी है जिसका मास जो है 0.5 kg का, एक थर्ड बॉडी भी मैंने प्लेस कर दिया। चलिए, एक थर्ड बॉडी है जो कि m3 है, और जो कि क्या है, m3 है, और इसका वेट जो है 0.5 kg है। ठीक है, और बी प्लेस्ड एट ए सर्ट पॉइंट, किसी एक ऐसे प्लेस पे प्लेस्ड करना है जहाँ पे क्या हो जा रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी जीरो। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉडी के द्वारा, किसके द्वारा, m1 और m2 के द्वारा, जो फोर्स m3 पे एक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यानी कि वो पॉइंट पे एस्टेब्लिश है जहाँ पे बैलेंस फोर्स एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आ रहा है, बैलेंस फोर्स में ही नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाता है। तो m3 जो है ये उस प्लेस पे रखा गया है। अभी हमें नहीं पता कि m3 को कहाँ रखा गया, मैंने रैंडमली यहाँ रख दिया हुआ है। तो बताओ कि अगर इनके बीच में टोटल सेपरेशन इतना है, m1 से m3 के बीच का सेपरेशन अगर हम x मान लें, तो m3 से m2 का सेपरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, तो m3 से m2 का सेपरेशन 12 माइनस x हो जाएगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे भी आपको किसी तरह का परेशानी नहीं आने वाला। आपसे सवाल पूछा गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, उस पोजीशन को बताइए जहाँ पे आपने m3 को रखा है। अभी तो मैंने रैंडमली रखा है, लेकिन उस पोजीशन को भी फाइंड आउट किया जाएगा। क्या है वो प्लेस, तो हम लगाते हैं। पहले आप एक बात बताओ मेरे को, सिंपल, कि m1 फोर्स किस पे लगा रहा है, तो m3 पे एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, m3 m1 पर फोर्स लगा रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन किस पे लग रहा है, 3 पे लग रहा है, और कौन लगा रहा है, तो 1 लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे m2 फोर्स लगा रहा है किस पे, m3 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है, तो 3 पे लग रहा है, और लगा कौन रहा है, तो 2 लगा रहा है। ठीक है, और हमको पता है कि ये जो दोनों फोर्स है वो दोनों फोर्स कैसा है, बैलेंस फोर्स है। दोनों फोर्स में नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि F31 इज इक्वल टू F32। सीधी सी बात है, चीज़ें क्लियर है आपको। चलिए, तो अगर इसका जो फॉर्मूला है कैपिटल G M3 लिखते हैं, उसके बाद m1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये जो सेपरेशन है ना बच्चा, यहाँ से यहाँ के बीच का सेपरेशन, इस सेपरेशन को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस सेपरेशन को भी कुछ इसी तरीके से लिखते हैं। सेपरेशन को कैसे लिखते हैं, तो हम इस सेपरेशन को 3 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर उसी तरीके से कैपिटल G जो है m3 m2 डिवाइडेड बाय R32 का होल स्क्वायर।
बस सिंपल है, जैसा फोर्स एग्जीक्यूट हो रहा है जिनके जिनके बीच में, उसी के बीच में सेपरेशन लिखे हुए हैं। चलिए, अब जब ये बात है तो यहाँ से आराम से कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो सकता है। से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट टर्म है। और हमारे पास क्या है, m3 से m3 हो गया। हमारे पास बच क्या गया बच्चा, हमारे पास बच गया m1 डिवाइडेड बाय r31 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय r32 का होल स्क्वायर। अगर हम m1 को देखते हैं तो m1 हमारे पास 3 kg है, और r31 का होल स्क्वायर यानी कि हम एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। और m2 जो हमारा है वो हमारा है 12 kg, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। अब हम इसको यहीं पे चीज़ें बनाते हैं। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आ चुका है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले थोड़ा सा हम बताते हैं कि यहाँ से जो 3 को काटेंगे, 3 4 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैंने काट दिया, सीधा सीधा कट सकता है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा तो ये डिवाइड हो सकता है आसानी से, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया 3 4 जा 12। अब हमारे पास जो वैल्यू बचा बच्चा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इससे 12 माइनस एक्स का, इसको इस कलर में नहीं, इससे इसको लिखते हैं 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया हमारा। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो इसको हटाते हैं पहले, तो ये हम लिखते हैं 12 माइनस एक्स, ये स्क्वायर हटा तो इसके कहाँ चला जाएगा, 4x स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर आ गया। अब ये हमारा रूट हटेगा तो 2x आ जाएगा, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स इधर चल जाएगा। तो आपको पता है कि साइड चेंज साइन चेंज होता है, तो 2x यहाँ माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स आ जाएगा। 2x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12। अब जैसे ही हम यहाँ पे x का वैल्यू डालते हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि मेरे पास जो x का आंसर आएगा, आप काट लो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया आंसर, 4 आ गया बच्चा। ठीक है, यानी कि 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या पूछा गया था, फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, है ना। तो पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ M3 is 4 meter away from M1। आसान है बच्चा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आराम से अगर इसको एक बार दोबारा देख लोगे तो आपको पूरी चीज़ें कल समझ में आ जाएगी, और मेरे को नहीं लगता है कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि वाई डज फॉर्मेशन ऑफ टाइड टेक्स प्लेस इन द सी एंड ओशन। क्यों जो है टाइड्स जो है वो हमारे सी एंड ओशन में आता है। तो सीधी बात है कि ड्यू टू मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, मून्स ग्रेविटेशनल ड्यू टू मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये मून जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मून है आपका। अब इस मून के कारण जो है यहाँ पे देखो ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके मून्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वाटर बॉडीज जो है ना वो टाइड क्रिएट करती है, ये ऊपर की तरह होती है, एलिवेट होती है। और इसी के कारण चूंकि ये जब हमारा अर्थ जब रोटेट करता है, उसी सेंट्रल फोर्स का इम्पैक्ट हमको अपोजिट साइड पे देखने को मिलता है। तो एट द सेम टाइम हमारे पास 2 हायर टाइड्स अपीयर होते हैं, एक तो हमारा ये साइड पे, एक हमारा इसके पीछे साइड पे। तो इसका सिंपल सा जवाब है, ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स द टाइड्स अकर इन द अर्थ बॉडी। ठीक है, या ड्यू टू अकर इन द सी एंड ओशियन। वेरी सिंपल बच्चा। चलो आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा फ्री फॉल के बारे में समझते हैं, है ना। छत से कूद जाते थे हम लोग बचपन में रहते थे, तो वो भी हमारा फ्री फॉल होता था,
है ना। तो अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आने लगे हैं, बंजी जंपिंग करने लगे लोग, हाई मतलब बहुत हाइट के जाने के बाद वहाँ से जंप करते हैं पैराशूट वगैरह ओपन करके। तो आप यहाँ देख सकते हो एक फिगर मैंने डाला हुआ है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, बहुत हाइट से जंप किया हुआ है। ये व्यक्ति जो अभी गिर रहा है ये क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है ना। ये कंप्लीटली कैसे हो रहा है, फ्री फॉल में होता जा रहा है। अब फ्री फॉल होता क्या है, तो फ्री फॉल को हम समझेंगे ऐसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है फ्रीली, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, है ना, किधर, तो अर्थ की तरफ फॉल होता है। और अर्थ की तरफ फॉल होने के पीछे का कारण क्या है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल्स फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कॉल्ड फ्री फॉल। और इसी फ्री फॉल से हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑरिजिनेट होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फ्री फॉल के बारे में इतना ही जानना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा हो तो उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। अब वहीं से हमारा ग्रेविटी आ जाता है ना। ग्रेविटी क्या है, तो ग्रेविटी वही है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ग्रेविटी इन ए शॉर्ट फॉर्म। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो प्लैनेट या अदर बॉडी जो है ना ऑलवेज ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इस सेंटर। बात सिंपल सी है कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो एक दूसरे बॉडी पे लगता है, प्लैनेट, है ना, प्लैनेट या कोई अदर बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे लगाता है अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए। इसी को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटी को जो इंडिकेट किया जाता है जी से इंडिकेट किया जाता है, और जी का वैल्यू हमारे अर्थ में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया गया इन अ सी लेवल, एट सी लेवल, एट सी लेवल, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ये व्यक्ति अर्थ के सरफेस पे खड़ा, तो ये हम अर्थ के सरफेस पे क्यों खड़ा, क्योंकि अर्थ के द्वारा इस पे एक फोर्स लगाया गया है, अर्थ के द्वारा इस पे एक फोर्स लगाया गया है जो क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है बच्चा। अब ग्रेविटी है तो क्या हुआ, तो फोर्स लगा हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है तो वो जो फोर्स होता है वो आपका कौन सा फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला के थ्रू एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो अर्थ का मास है वो m ले लेते हैं और इस व्यक्ति का मास को छोटा सा m लेते हैं। तो आप देखोगे कि m1 m2 हो गया हमारा, और इसके सेपरेशंस को भी हमने लिख लिया। तो देखो सबसे पहली बात, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये भी आपको पता है, m इंटू ए होता था, ए के जगह पे हम लोगों ने g प्लेस्ड किया, आप कह सकते हो a इज इक्वल टू जी प्लेस्ड किया। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। व्हेन वी कंबाइन बोथ द इक्वेशंस तो हम ये पाते हैं, कंबाइन लिख देता हूँ मैं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम क्या देखते हैं कि एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका m और m कैंसल आउट हो जाता है, ये जो m है ये आप समझ लो, ये जो स्मॉल m है इस व्यक्ति के लिए लगा, और ये जो m है ये भी क्या लगा। अच्छा चलो यहीं पे हम आपको थोड़ा सा आराम से बताते हैं कि ये जो पहला m था अर्थ के लिए है, फर्स्ट m अर्थ के लिए है, और जो सेकेंड m है वो इस मैन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आ जाएगा, पहला अर्थ के लिए और ये m के लिए। तो ये m और m आपका क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, यानी कि g का फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इससे एक चीज़ आपको क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से अर्थ की तरफ आ रहा है, एक सर्टेन हाइट से अर्थ की तरफ आ रहा है, तो अर्थ पे आके गिरेगा नीचे, है ना, और वो फोर्स रहेगा आपका ग्रेविटी। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर होगा, कि जो ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट से अर्थ की तरफ आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के मास पे, उस ऑब्जेक्ट के मास से किसी तरह का कोई रिश्ता नाता नहीं, उस ऑब्जेक्ट के मास से किसी तरह का कोई रिलेवेंसी है ही नहीं उस ऑब्जेक्ट का अर्थ की तरफ आने में। अब इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से गिराया जाए तो वो क्या होगा,
तो अगर दो ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट मासेस होल्ड करता है और सर्टेन हाइट से गिराया जाए तो दोनों सेम टाइम पे अर्थ के सरफेस पे आके गिरेगा। कारण उसका, क्योंकि उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस से कोई लेना देना नहीं है अर्थ के ग्रेविटी का, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का, एक्सलेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो वो ऑब्जेक्ट चाहे वो कितना ही बड़ा साइज या कितना ही छोटा चाहे, दोनों सेम टाइम पे आके अर्थ पे गिरेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, पहला तो पहले क्लियर हो गया था ग्रेविटी, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं। अगर बोलोगे कि सर एक बड़ा सा चदरा ले लेते हैं, बड़ा जिसका सरफेस एरिया बड़ा, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो और दोनों को एक सर्टेन हाइट से गिराते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो पहले गिर जाएगा, लेकिन वो बड़ा सा जो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है वो लेट से गिरेगा। तो बच्चा उसके पीछे जो कारण काम कर रहा है वो है एयर रेसिस्टेंस। उसकी वजह से वो बड़ा सा चदरा जो है वो धीरे धीरे गिरता है, बल्कि वो जो आपका बॉल है वो पहले गिर जाता है। दैट्स द रीज़न। जैसे एक पेज को आप गिराते हो एक सर्टेन हाइट से, और उसी पेज को जब आप सिकुड़ के बॉल बना के गिराते हो तो जो बॉल बना के गिराए हो वो पहले गिर जाएगा, और जो पेज है वो धीरे धीरे गिरेगा। बिकॉज ऑफ दैट कि नीचे से ऊपर की तरफ जो आपका एयर जा रहा है वो उस पेज पे एक रेसिस्टेंस फिट कर रहा है, रेसिस्टेंस अप्लाइड कर रहा है। रेसिस्टेंस अप्लाइड होने की वजह से वो पेज जो है आराम से धीरे 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 नीचे आ रहा है, बल्कि बॉल जो है वो सीधा नीचे आ जाता है, आके गिर जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमको आके बता सकते हो कि सर आई हैव द डाउट ऑन द सर्टेन थिंग्स, तो मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। थोड़ा सा हमको बोला गया, वही सेम सवाल आप देख लो यहाँ पे, कि अगर दो बॉडी, इफ वाई डज ए बॉडी रीच द ग्राउंड क्विकर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, तो सवाल देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कि अगर कोई बॉडी को पोल्स पे गिराया जाए तो वो बहुत जल्दी आ जाता है, और जबकि इक्वेटर में ड्रॉप किया जाए तो वो थोड़ा सा सेम हाइट से थोड़ा सा लेट से आता है। बिकॉज, तो मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ आपको। पोल पे हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना पोल्स पे, वो थोड़ा हाई है ना। हाई होने के पीछे कारण है बच्चा, हाई होने के पीछे कारण है क्योंकि द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू पोल इज हाई, है ना। या हाई नहीं कह सकते, इज लार्ज, ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो आपको ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बल्कि इक्वेटर पे हम देखेंगे तो इक्वेटर पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो कैसा है, तो लो है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो क्या है, तो ये आपको कैसा, लार्ज लिख दिया मैंने, ये स्मॉल होगा, क्योंकि सेपरेशन छोटा है तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे जो आपका रेडियस है ना, ये आपका रेडियस क्या आपको नज़र आएगा, तो लार्ज नज़र आएगा, बड़ा नज़र आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लो रहेगा, और लो होने की वजह से हमारे, जैसे कि हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो हम लोग कहाँ, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, और ये हमारे कहाँ प्लेस्ड है, इक्वेटर में प्लेस्ड है। तो इक्वेटर में प्लेस्ड होने की वजह से जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो बहुत ही क्विकली ऊपर जाते हैं, और फ्यूल का कंजम्पशन जो होता है ना वो कम होता है। तो दिस विल बी द बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। इसलिए हम लोग अपने इक्वेटर से, है ना, इक्वेटर से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं। तो ये आपको मैंने हिंट दिया है, यू हैव टू बी कंप्लीट ऑफ दिस। लगभग लगभग तो कंप्लीट ही कर दिया है, बस आपको इसको थोड़ा सा और रिफ्रेश करके यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल फिर से आ गया वही, कि एक स्मॉल और बिग स्टोन्स को ड्रॉप किया जा रहा है रूफ ऑफ द हाउस से साइमल्टेनियसली, दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं। और क्यों पहुंचते हैं, तो क्यों पहुंचते हैं ये बात आपको पता है कि हमारा जो ग्रेविटी है जी, ये कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट सेम समय पे सरफेस पे पहुंचेंगे। ठीक है,
चलिए ऑलरेडी मैंने इस बारे में डिस्कस कर लिया है, तो ये आंसर भी आपका हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। जैसे कि अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल, है ना, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है, डज द एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप हमें बता दो कि अर्थ जब एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि करना चाहिए ना, ऑब्वियसली है, न्यूटन्स का तीसरा नियम तो यही तो कहता है, जो कि हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस किया था। तो हाँ बच्चा, ये पॉसिबल है कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। बल्कि जब अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है तो एप्पल जो है अर्थ की तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलेशन से नीचे की तरफ गिरता है। बल्कि जब एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो ये जो वैल्यू होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ये हो जाता है कुछ 1.6 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही लो वैल्यू है, बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है। ठीक है, फॉर दैट रीज़न जो है एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि एक्सलेशंस बहुत कम होता है, उसके मास कम होने की वजह से वो अर्थ पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, अर्थ पे जो अर्थ को अपनी ओर एक्सलेट करने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ही कम होता है, और अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से वो एप्पल को अपनी तरफ आसानी से एक्सलेट कर लेता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, दो क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको छोटा रखूँ, चीज़ों को आसान करूँ, है ना, ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेहतर है। आज छोटे छोटे वीडियोस को आप जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर सकते हो, बड़े वीडियोस में अपना टाइम लगेगा। मैं कहता हूँ कि आप इसको 1.5 गुना स्पीड में करके भी देख सकते हो। आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वैल्यूएबल नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, कोशिश करेंगे कि और भी सारे न्यूमेरिकल ले आएँ और अच्छे से अच्छे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।